नमस्कार साथियों, मैं अजीत धरदुबे अजीत न्यूज एंड जीएस रिसर्च पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक वीडियो ने लेकर आया हूं। तो आज मेरे वीडियो लाने का मेन पर्पस क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है अजीत न्यूज एंड जीएस रिसर्च। तो आज मेरा पूरा वीडियो बनाने का मेन फोकस सिर्फ न्यूज वाले पे रहेगा, ठीक है। अभी आप लगभग 15 दिनों से देख रहे होंगे कि एक न्यूज काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंडिंग में कौन सा न्यूज है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 जो है, अभी लगभग पिछले 15 दिनों से काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंडिंग में क्यों है, इसका कारण क्या है कि जैसे नया संसद भवन ज्यों ही बना और उसमें जो है पहली बैठक हुई, पहली बैठक में ही मोदी सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पेश किया। तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस विधेयक को और मतलब इस पूरे अमेंडमेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ, ठीक है। पहले पार्ट में क्या है कि मैं नारी शक्ति अधिनियम जो है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके पहले के इतिहास के बारे में मैं बताऊंगा। और उसके बाद सेकंड वाले वीडियो में 128वां संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी न्यूज हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी आर्टिकल इसमें ऐड होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आज मेरा पूरा फोकस जो है इसके इतिहास पर रहेगा, नारी शक्ति विधेयक के इतिहास पर रहेगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इतिहास पर आज मेरा फोकस है कि महिला आरक्षण की मांग जो है सबसे पहले कब उठी, ठीक है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट जो है टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है 1931 में सरोजनी नायडू और बेगम शाहनवाज ने एक पत्र के माध्यम से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की, समानता की मांग की, ठीक है। किससे मांग की? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से। क्यों अच्छा, ये सोचिएगा कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से क्यों मांगी? क्योंकि 1931 में क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य जो है भारत में गवर्न कर रहा था, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य का ही जो है भारत में शासन चल रहा था। तो शासन चल रहा था, इस वजह से जो है सरोजनी नायडू और बेगम शाहनवाज ने एक पत्र के माध्यम से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मांग की। लेकिन आपको पता ही होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा इस पे कोई जो है एक्शन नहीं लिए। उसके बाद इस पे ये जो है मामला वहाँ तो शुरू हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये मामला वहाँ शुरू हो गया। नारी शक्ति अधिनियम, नारी के लिए जो है महिलाओं के लिए आरक्षण के मांग, ये शुरू तो वहां से शुरू हो गया था, ठीक है। कब से शुरू हो गया था? 1931 से। अब ये सिलसिला जो है आपका सन 2023 तक चला है, ठीक है। तो आज मेरा पहला वाला वीडियो पूरा फोकस रहेगा 1931 से लेके सन 2010 तक। सन 2010 तक क्यों ही फोकस रहेगा? क्योंकि 2008 में जो है 108वां संविधान संशोधन एक बार फिर से आया था महिलाओं के लिए। और ठीक है, महिलाओं के लिए यह संविधान संशोधन आया किसके लिए था? आरक्षण की मांग किस किस चीज के लिए थी, कहाँ पे थी? तो ये भी आप समझ लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग जो है संसद में और जो है विधानसभाओं में, कहाँ कहाँ? संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 मतलब 33% सीटें आरक्षित करने की बात की गई थी, ठीक है, इस जो है संशोधन में, ठीक। तो हमारा आज पहला फोकस रहेगा कि 1931 से लेके और 2010 तक, यानी 2008 वाले विधेयक, 2008 में जो विधेयक पेश किया गया था वहां तक मेरा फोकस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में 128वां संविधान संशोधन जो है उसके बारे में मैं पूरा डिटेल बात करूंगा। उसके बारे में मैं बात करूंगा कि ये पास होगा तो कौन कौन से नए आर्टिकल ऐड ऑन होंगे उसमें जो है संविधान में। उसके बाद इससे महिलाओं की स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी या बेकार होगी, इन सब सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए, वैश्विक लेवल पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, जैसे कि और कंट्री में महिलाओं की स्थिति क्या है अपने देश में संसद भवन में, तो इसका भी मैं जो है आप लोगों से कंपैरिजन करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज वाले वीडियो में हम यहाँ समझते हैं
पहला मेरा फोकस यही है कि 1931 में जो है, अभी मैंने जैसा कि बताया कि जो है सरोजनी नायडू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए पत्र लिखा, जो कि मान्य नहीं हुआ, वो लोग जो है इसको इग्नोर कर दिया। ठीक, उसके बाद ये मांग कब उठा? उसके बाद जब संविधान सभा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और पहली बैठक इसका जो है 9 दिसंबर को हुआ था। ठीक, तो ये तो बात हुई 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन हुआ, और ये संविधान सभा में भी जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात उठी थी, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कब उठी? 1946 में भी। और यहाँ पे मामला क्या क्या फंस गया? यहाँ पे मामला ये फंस गया कि यहाँ पे हुआ क्या कि जो है हम जब संविधान बन रहा था तो संविधान में ऐसा प्रावधान किया जा रहा था कि जो है 18 मतलब एक वयस्क मताधिकार का सिस्टम था, एडल्ट जो है वोटिंग सिस्टम हमारे भारत में लागू होने वाला था संविधान के माध्यम से। ठीक है, तो जो राजनीतिक के कुछ विशेषज्ञ लोग थे उन्होंने कहा कि अगर आप महिलाओं को अलग से आरक्षण देंगे तो होगा कि वो समाज के मुख्य धारा से थोड़ा पीछे हो जाएंगी, मतलब थोड़ा पीछे हो जाएंगी, उनको विशेष जो है आरक्षण देने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी उनको ज़रूरत नहीं है। जब समान मत वयस्क अधिकार जब हमारे भारत में लागू है, एडल्ट जो है वोटिंग सिस्टम लागू है, तो इसको आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक, उसके बाद ये मामला तो यहाँ पे ठप हो गया, उसके बाद इसके आगे ये बढ़ा नहीं। ठीक, इसके आगे फिर क्या हुआ? 1971 में महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए महिलाओं के ऊपर एक जो है सर्वे किया, और सर्वे कौन किया? ये सर्वे किया था जो है नेशनल एक्शन कमेटी। नेशनल एक्शन कमेटी जो है ये कनाडा की थी। कहाँ की थी? कनाडा की थी। ठीक है, कनाडा की ये प्रेशर ग्रुप थी। और ये प्रेशर, हाँ थोड़ा सा समझ लीजिए प्रेशर ग्रुप क्या होता है। प्रेशर ग्रुप जैसे भारत में क्या है, किसान संगठन जो है, किसान संगठन भी भारत में एक प्रेशर ग्रुप ही है, वैसे वहाँ पे जो है ये प्रेशर ग्रुप था। और ये कर क्या रहा था कि महिलाओं की स्थिति को जो है आकलन कर रहा था कि महिलाओं की स्थिति क्या है देश में, मतलब देश में और मतलब विदेशों में, सारे जगह सारे कंट्री का ये, जैसे कि ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट गैप, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो आता है, ऐसे ही सेम ये भी था। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें हुआ ये कि इसने जब ये सर्वे किया तो सर्वे में पाया कि भारत में जो है महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है। महिलाओं की स्थिति जो है राजनीति में, शिक्षण संस्थान में, वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ठीक है, उसने अपनी रिपोर्ट में ये बात मेंशन किया। लेकिन मेंशन, स्वाभाविक सी बात है कि जानते हैं रिपोर्ट आती है जाती है, तो रिपोर्ट आया, उस पर बहुत ज़्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, रिपोर्ट आया और चला गया। आगे क्या होता है? आगे ये हुआ कि जो है 1975 में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1975 को 75 का जो वर्ष था वो जो है पूरा महिलाओं के लिए ऊपर समर्पित कर दिया, पूरा वर्ष ही। और उसी टाइम जो है 8 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। कब से मनाया जाने लगा? 1975 से। ठीक, तो 1975 में जब ये जो है महिलाओं के लिए ये पूरा जो है साल समर्पित कर दिया, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि 2023 जो है मिलेट वर्ष घोषित कर दिया गया है, मोटे अनाजों के लिए जो है वर्ष घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे संयुक्त वही घोषित किया है, तो वैसे ये भी जो है 1975 में घोषित कर दिया गया था। ठीक, तो इसमें हुआ क्या, अब और देशों के ऊपर तो दबाव बनेगा ही, लेकिन भारत में भी वही स्थिति आई, तो भारत में तब तक मामला ठप ही रहा। ठीक, जब राजीव गांधी की सरकार बनी, और राजीव गांधी ने 1987 में, बात को समझिएगा, राजीव गांधी ने 1987 में एक मार्गरेट एलवा कमेटी गठित की। मार्गरेट एलवा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसमें कुल टोटल 14 सदस्य थे। ठीक है, और ये इनका काम क्या था? इनका काम यही था कि महिलाओं की स्थिति का आकलन करेंगे, महिलाओं की स्थिति को देखेंगे और इस पर रिसर्च करेंगे कि महिलाओं की स्थिति भारत में क्या है। तो इसने जब रिसर्च किया, महिलाओं की स्थिति को देखा और सर्वे किया, तो ये इसने एक रिपोर्ट, अपना जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो अपने रिपोर्ट में एक सुझाव दिया। सुझाव ये दिया कि इसने कहा कि जो है महिलाओं की स्थिति को अगर जो है सुधारना है तो उनको राजनीति में आप जो है एक विशेष आरक्षण की ज़रूरत है। और विशेष आरक्षण की ज़रूरत है तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो है जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था, जिसके माध्यम से पंचायती राज
इंस्टीट्यूशन था उसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसको जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा देने के बाद क्या हुआ, ये जो रिपोर्ट था इस रिपोर्ट के ही बेसिस पे ये रिपोर्ट ही जो है महिलाओं के लिए 1/3 जो है सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया था पंचायती राज में, ठीक है, पंचायतों में। तो इस रिपोर्ट के ही बेस पे जो है पंचायतों में महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। 33% सीटें जो है पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई, ठीक है। ये बात तो रहा आपका 1987 का, और उस टाइम राजीव गांधी का सरकार था। लेकिन एक बात समझिएगा कि अभी अभी जो है कोई बिल के रूप में जो है महिला आरक्षण के लिए लोकसभा या राज्यसभा कहीं पेश नहीं हुआ था अभी तक, 87 तक, ठीक। 87 के बाद जब 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार बनी तो एच.डी. देवगौड़ा ने क्या किया, इसको पहली बार महिला विधेयक के रूप में पेश किया, महिला आरक्षण विधेयक के रूप में पेश किया। और कौन सा संविधान संशोधन था ये, 81वां संविधान संशोधन था, 81वां, ठीक है। 81वां संविधान संशोधन के माध्यम से इन्होंने जो है उस संशोधन में ये कहा कि महिलाओं के लिए जो है संसद और उसके बाद जो है विधानसभा, संसद और विधानसभाओं में जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की जानी चाहिए। लेकिन ये इन्होंने तो ये रिपोर्ट में था ही, लेकिन इसमें विवाद क्या हो गया, विवाद ये हो गया कि जो है ओबीसी की जो महिलाएं थी, ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग, तो ये हुआ कि आप ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण कैसे देंगे, इस विवाद के वजह से। और फिर उसके बाद देवगौड़ा की सरकार भी चली गई, तो इस वजह से ये बिल जो है रद्द हो गया, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये पहला बिल था, ठीक है, फर्स्ट बिल था महिला आरक्षण का 81 में, और ये लोकसभा में पेश किया गया था, ठीक है। आगे फिर चलते हैं, आगे क्या हुआ कि इसी बीच में जो है एक जो है 1997 में इंद्र कुमार गुजराल जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके सरकार में भी एक बार जो है महिला आरक्षण के लिए बात उठी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर जो है कुछ बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस वजह से मैं इसको जो है मेंशन नहीं किया, उसको नेगलेक्ट कर दिया, ठीक। बात थोड़ा सा आगे और चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, 1998 में जो है बीजेपी सरकार ने फिर से एक बार प्रयास किया महिलाओं के लिए आरक्षण की बात, महिलाओं के लिए आरक्षण की जो है प्रावधान करने के लिए बीजेपी सरकार ने फिर से एक बार प्रयास किया, अपने मंत्रिमंडलों को बैठाया और उनके जो है, देखिए एक बात मैं बता दूं कि कोई भी विधेयक जो आता है पहले जो है सरकार अपनी मंत्रिमंडल की बैठक करती है, बैठक में जब वहां से परमिशन मिलता है तो उसको जो है विधेयक के रूप में पेश करते हैं। तो इसमें हुआ क्या था कि मंत्रिमंडल से परमिशन मिल गया, लेकिन बीच में ही फिर क्या हुआ, परमिशन तो मिल गया, ये पेश ही करने वाले थे, तब तक जयाललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया 1999 में। और अपना समर्थन वापस लेने की वजह से बीजेपी सरकार जो है अल्पमत में आ गया, और ये जो है सरकार इनकी गिर गई, फिर से ये बात वहीं ठप हो गई, ठीक। इसमें कोई बिल के रूप में, महिला आरक्षण बिल के रूप में नहीं आ सका। उसके बाद सबसे बड़ा काम क्या हुआ था, सन 2008 में, ठीक है, सन 2008 में जो है यूपीए की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी, और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने 2008 में जो है सबसे पहले 2008 में इसने जो है 108वां संविधान संशोधन के रूप में राज्यसभा में पेश किया। कब पेश, कहाँ पेश किया था, राज्यसभा में। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो है लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है राज्यसभा में पेश हुआ, और 108वां संविधान संशोधन के रूप में। इसमें इस संशोधन में कुछ सुझाव भी दिया गया था, जो आज के विधेयक जो है 128वां संविधान संशोधन जो पेश किया गया है, जो सुझाव इसमें था, ये सुझाव पहले से ही इसमें ऑलरेडी था। तो इसमें सुझाव ये था, जैसे ये लागू करने के पीछे क्या था कि जैसे आप लोग समझ रहे होंगे, अभी सुन रहे होंगे कि जो है 15 सालों के लिए ये लागू होगा, ठीक है। ये बात पहले ही जो है कही जा चुकी थी 108वें संविधान संशोधन में, कि जब महिला आरक्षण जब पास हो जाएगा, जब लागू होगा, लागू होने से अगले 15 सालों तक यह रहेगा। अगले 15 साल के बाद फिर क्या होगा, इस पे जो है एक संसद कमेटी गठित करेगी, और कमेटी गठित करने के बाद इस पे जो है देखा जाएगा कि क्या आगे महिलाओं को आरक्षण देने की ज़रूरत है या अब इसको रोक दिया जाए। लेकिन सिंपल सी बात आप इतना समझिए कि भारत में कोई चीज़ लागू होने के बाद वह ख़त्म नहीं होता है। तो कहने का मतलब बस यही है कि अगर ये आरक्षण लागू हो जाता है तो फिर ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, वो भले 15-15 साल पे उसको जो है आगे बढ़ाया ही जाएगा।
ऐसा मेरा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर ये जो है 2008 में जो पेश किया गया, अच्छा ये 2008 में पेश किया गया था, ठीक है, लेकिन ये पास कब हुआ, 2010 में पास हुआ था, 2010 में यह पास हो गया। अब ये राज्यसभा से तो पास हो गया, अब इनका काम था कि इसको लोकसभा में पेश करें, लेकिन लोकसभा में जो है कांग्रेस सरकार पेश नहीं किया। क्यों नहीं पेश किया, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो पार्टी के और सदस्य थे और जो गठबंधन था, उनका जो है आपसी मत नहीं इस पे हो पाया। इस पे आपसी मत न होने के कारण जो है यह लोकसभा में पेश नहीं किया गया। और आप जानते ही हैं कि जब कोई बिल, जब तक लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक वह कानून नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये राज्यसभा से तो पास हुआ, लेकिन लोकसभा में यह पेश ही नहीं किया गया, इस वजह से ये बिल तो रद्द ही हो गया फिर। और जब बिल रद्द हो गया तो सिंपल सी बात है कि इसका कोई मतलब है ही नहीं, ठीक। तो ये तो रहा पूरा महिला जो है आरक्षण का इतिहास, कब से कब तक उठा। 1931 में पहली बार उठा था, सरोजनी नायडू और शहनवाज बेगम शहनवाज के एक पत्र के माध्यम से, ठीक। और ये जो है बात जो है 2010 तक चली हुई थी, ठीक। अब आगे जो है मैं डिस्कस 128वां संविधान संशोधन पे करूंगा। चाहता तो मैं यहाँ ही कर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से जो है आप लोग बोर हो जाएंगे, और उसके बाद जो है देखने में इंटरेस्ट में और चीज़ें मर्ज हो जाएंगी, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इसका पहले इतिहास समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद 128वां संविधान संशोधन करने के बाद इसमें कौन कौन से नए आर्टिकल ऐड हुए, ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा महिलाओं के ऊपर, इन सब सारी चीज़ों को मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसके इतिहास के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और हो सके अगर आपको समझ में आता है, लगता है कि हाँ ये जो है इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक है और बताने का मेरा टाइटल थोड़ा सा सही है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो ज़रूर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।